वो किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 12 मई का जो दिन है ये अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंटरनेशनल नर्स डे के रूप में आज का दिन 12 मई का दिन मनाया जाता है। बात करते हैं कि इस दिवस की शुरुआत कब हुई थी। तो 1965 में 1965 में पहली बार अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया था। उसके बाद बात करेंगे कि इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है या ये दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है। तो ये जो दिवस है ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस की स्मृति में मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, अब उन्होंने क्या काम किया था। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में अगर हम बात करें तो नोबल नर्सिंग सेवा जो थी वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने शुरू करी थी और इसी के शुरू करने के लिए ही उन्हीं के जन्म दिवस को अंकित करते हुए ये दिवस मनाया जाने लगा। बात करते हैं कि इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है। तो आपने समझना है कि अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस है, तो सिंपल सी बात है कि किसके लिए ये समर्पित है। ये नर्स के लिए समर्पित है। मतलब ये कि जो नर्स जो सराहनीय कार्य करती है, जो हमारे हॉस्पिटल्स में नर्सेज जो सराहनीय कार्य करती है, जो प्रशंसनीय कार्य करती है, उसी का धन्यवाद देने के लिए ये आज का जो दिन है अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस जो है ये मनाया जाता है। तो ये यहां से जानकारी हुई आज के प्रश्न से, आज के दिवस से। अब हम बात करेंगे एक एक प्रश्नों की तरफ। तो सबसे पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे है कि कनेक्टेड कॉमर्स पर रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है। कनेक्टेड कॉमर्स पर एक रिपोर्ट जारी करी गई है, कनेक्टेड कॉमर्स पर। अब ये रिपोर्ट कौन से मंत्रालय ने जारी करी है। तो ये जो मंत्रालय है ये हमारे देश के नीति आयोग के द्वारा ये जो रिपोर्ट है जारी करी गई। तो ये तो प्रश्न के यहां से जानकारी मिली कि इसका जो आंसर है वो कौन सा आंसर होगा, इसका बी आंसर होगा। लेकिन एक बात समझिएगा, यहां से 2-3 बातें समझ लीजिएगा कि विदेश मंत्रालय जो है, इस विदेश मंत्रालय के मंत्री कौन है। तो इसके मंत्री हैं एस सुब्रमण्यम जो है वे इस मंत्रालय के मंत्री हैं। दूसरी बात करते हैं गृह मंत्रालय के मंत्री कौन है। गृह मंत्रालय के जो मंत्री हैं वे हैं अमित शाह। बात करते हैं रक्षा मंत्रालय की तो राजनाथ सिंह। तो ये जानकारी है तो हमें यहां से मिली। लेकिन नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। नया प्रश्न आया कि नीति आयोग जो है इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। लेकिन नीति आयोग के बारे में पूरी चर्चा हम इस प्रश्न के बाद में करेंगे। इससे पहले हम इस प्रश्न के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि नीति आयोग ने जारी किया है किसकी सहायता से। तो ये मास्टर कार्ड की सहायता से, नीति आयोग ने मास्टर कार्ड की सहायता से इसे जारी किया गया है। और इस रिपोर्ट की अगर हम शीर्षक की बात करें तो इस रिपोर्ट का जो शीर्षक है वो है कनेक्टेड कॉमर्स डिजिटली इंक्लूसिव भारत के लिए रोड मैप बनाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये जानकारी आपको यहां से मिली, इसका उद्देश्य। अब बात करेंगे कि 1.3 बिलियन नागरिक इस सेवा से, इसके द्वारा 1.3 बिलियन जो भारतीय नागरिक हैं उनको डिजिटल सेवाएं प्राप्त होंगी। और बात करें कि इस रिपोर्ट ने कौन कौन सी सिफारिशें करी है। तो ये जो कनेक्टेड कॉमर्स एक रिपोर्ट जारी करी गई है, इस रिपोर्ट ने कौन कौन सी सिफारिशें करी है या कौन कौन सी चीजें इसके द्वारा करी जाएंगी। तो देखिएगा, सबसे पहले बैंकों के लिए कार्य क्षेत्र के स्तर को बढ़ावा देना। बैंक जो है बैंकों के कार्य क्षेत्र को बढ़ावा देना, पहली बात। दूसरा कौन सा, दूसरा ये कि जो भुगतान है, जो ऑनलाइन बुनियादी ढांचे को मजबूत कर, जो भुगतान करते हैं हम, जो लेन देन करते हैं, इसके बुनियादी ढांचे को मजबूत करना इसका कार्य रहेगा। अगला काम क्या है कि जो एमएसएमई जो कि मध्यम लघु और सूक्ष्म उद्योग है, उन मध्यम लघु और सूक्ष्म उद्योग के रजिस्ट्रेशन और प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के पूरी की पूरी प्रक्रिया जो होगी वो सारी की सारी डिजिटल रहेगी। आखिरी बात ये बात करते हैं कि भूमि का जो रिकॉर्ड है उसे भी कैसा बनाया जाएगा, डिजिटल बनाया जाएगा। तो सिंपल सी देखो, जितनी भी सिफारिशें करी गई सबसे जरूरी जो बात एक ही बताई गई कि भाई डिजिटल करो। बस जो भी काम करना है सारा का सारा कैसा करना है, डिजिटल करना है। तो डिजिटलाइजेशन के लिए इसका मुख्य बात पर जोर दिया गया है। अब ये देखिएगा, नीति आयोग ने मास्टर कार्ड के साथ मिलकर के जारी किया है। तो नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे, साथ में मास्टर कार्ड के बारे में पढ़ेंगे। क्या बातें हैं, सबसे पहले आपने नीति आयोग पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपसे नीति आयोग की फुल फॉर्म पूछना चाहता हूं। नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बात करेंगे इसका गठन कब हुआ था, 2015 में।
2015 में इसका गठन हुआ था। लेकिन अगर 2015 में इसका गठन हुआ था तो 2015 से पहले इसका नाम क्या था? तो 2015 से पहले इसका नाम क्या था? योजना आयोग। योजना आयोग का ही नाम परिवर्तित करके बाद में क्या कर दिया गया था? नीति आयोग कर दिया गया। तो उसके बाद में एक बात और देखिएगा कि इसके अध्यक्ष कौन है। तो इसके अध्यक्ष कौन है? देश के प्रधानमंत्री। मैंने शुरू में कहा था कि नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री का जो पद है वो पदेन अध्यक्ष होगा किसका? नीति आयोग का। तो जो भी प्रधानमंत्री रहेगा वही इस नीति आयोग का अध्यक्ष रहेगा सदैव। उसके बाद देखिएगा कि वर्तमान में इसके पदेन अध्यक्ष, ये सारी बातें हुई। उसके बाद में मास्टर कार्ड के बारे में। मास्टर कार्ड का मुख्यालय कहां पे है? तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। दूसरी बात ये है कि इसके अध्यक्ष कौन है? तो माइकल मेबैक। माइकल मेबैक जो है वे मास्टर कार्ड के अध्यक्ष हैं। स्थापना कब हुई थी? तो 1966 में मास्टर कार्ड की स्थापना हुई थी। लेकिन इंटरबैंक कार्ड के रूप में 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन इंटरबैंक से इसका नाम परिवर्तित करके 1979 को इसका नाम क्या कर दिया गया था? मास्टर कार्ड कर दिया गया था। इसका नाम क्या कर दिया गया था? मास्टर कार्ड कर दिया गया था। तो ये सारी जानकारियां हैं जो कि पहले प्रश्न से मैंने आपको दी है। उसके बाद दूसरा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे देखिएगा कि डोगे 1 मिशन टू मून जो लॉन्च करने की घोषणा करी गई है, ये घोषणा किसके द्वारा करी गई है? तो ये घोषणा किसके द्वारा करी गई है? देखिएगा 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, फटाफट से आप लोगों ने आंसर देना है। 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, यहां से देख लीजिएगा कि ए बी सी और डी। ए नासा, बी स्पेस एक्स, सी इसरो, चौथा नंबर का है चीन नेशनल स्पेस। तो यहां से जो ये घोषणा करी गई है ये करी गई है स्पेस एक्स के द्वारा। स्पेस एक्स के द्वारा ये घोषणा करी गई है। तो मतलब इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा? इस प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। लेकिन चारों ऑप्शन जरूरी है, चारों यहां से प्रश्न पूछे गए हैं और प्रश्न पूछे गए हैं तो थोड़ी जानकारी 4 ऑप्शन से देखिएगा। सबसे पहला है नासा। नासा की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। इसके अगर हम एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें तो बिल नेल्सन जो है वे इसके वर्तमान में एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरी बात कौन सी है? स्पेस एक्स, इसके बारे में हम प्रश्न के अंत में पढ़ेंगे। तीसरी बात यह इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। और अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो के शिवन जो हैं वे इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। चौथा ऑप्शन देख लीजिएगा कि चीन नेशनल स्पेस। देखिए जैसे इंडिया का इसरो है, नासा है, स्पेस एक्स है, ऐसे अमेरिका का स्पेस एक्स, ऐसे ही इंडिया का इसरो है और ऐसे ही चीन का कौन सा है? चीन नेशनल स्पेस, जिसकी स्थापना 93 में करी गई थी। और एडमिनिस्ट्रेटर की अगर हम बात करें तो झैंग केजियन जो है वे इसके वर्तमान में एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तो यहां से 4 ऑप्शन कंप्लीट हुए। लेकिन प्रश्न की जानकारी तो आपकी बची है। तो प्रश्न की जानकारी देख लीजिएगा कि स्पेस एक्स के द्वारा घोषणा करी गई ये जो रहेगा ये 40 किलोग्राम का क्यूब उपग्रह है। केवल मात्र 40 किलोग्राम का ये एक क्यूब उपग्रह है। और उसके बाद में ये पहला वाणिज्यिक चंद्र पेलोड है। पहला वाणिज्यिक चंद्र पेलोड है। दूसरी बात करेंगे इसमें कि ये किसके द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? तो ये फाल्कन 9 रॉकेट जो है वो 2020 की पहली तिमाही तक, 2020 की पहली तिमाही का मतलब है कि शुरुआती महीनों में इसको 2022 में लॉन्च कर दिया जाएगा। किसके द्वारा? फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा। कौन सा देश या कौन सी एजेंसी करेगी? तो स्पेस एक्स एजेंसी करेगी। उसके बाद बात करेंगे कि ये जो मिशन है इस मिशन का वित्त पोषण कौन करेगा? वित्त पोषण का मतलब है कि जो इस मिशन के लिए जितना भी खर्चा आ रहा है उस खर्चे की भरपाई कौन करेगा? भरपाई नहीं बल्कि कहेंगे खर्चा कौन सी संस्था उठाएगी? तो इसका खर्चा उठाएगी क्रिप्टो करेंसी डोजकॉइन के द्वारा इसका वित्त पोषण होगा। साथ में इसका नेतृत्व कौन करेगा? तो कनाडाई कंपनी, कनाडा देश की कंपनी है जिसका नाम है जियोमेट्रिक एनर्जी कॉर्पोरेशन के द्वारा इसका पूरा का पूरा नेतृत्व किया जाएगा। उसके बाद में देख लीजिएगा कि इसकी शुरुआत करी गई थी स्पेस एक्स के द्वारा। तो स्पेस एक्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, इसके संस्थापक और सीईओ यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ का मतलब है कि मुख्य कार्यकारी
अधिकारी कौन है? तो एलोन मस्क यहां से है। उसके बाद में स्थापना कब करी गई थी? 2002 में। मुख्यालय कहां पे है? कैलिफोर्निया, अमेरिका में है। तो ये सारी जानकारियां थी जो कि इस प्रश्न से हमने स्पेस एक्स के बारे में भी पढ़ ली है। तो 2 प्रश्न आपके कंप्लीट। उसके बाद तीसरा प्रश्न क्या है कि अप्रैल 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी फुल फॉर्म हुई। वर्तमान में अगर हम बात करें इसका मुख्यालय कहां पे, तो आईसीसी का जो मुख्यालय है वो है दुबई। बात करेंगे दुबई में इसका मुख्यालय में 1909 में इसकी स्थापना करी गई थी। ये सारी बातें तो हम पढ़ चुके हैं। इसके कार्यकारी निदेशक मनु साहनी, ये सारी बातें तो हम हर दिन पढ़ते हैं। अब देखिएगा कि 4 में से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसे अप्रैल महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया है? तो पाकिस्तान के खिलाड़ी बाबर आजम, पाकिस्तान के खिलाड़ी जिनका नाम है बाबर आजम, और उन्हें ही अब अप्रैल महीने का मंथ ऑफ द प्लेयर घोषित किया है। बात करेंगे इसके बारे में। ऋषभ पंत को जनवरी 2021 में प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया था। रविचंद्रन अश्विन जिसको फरवरी 2021 के लिए घोषित किया गया था। पिछले महीने भुवनेश्वर कुमार मार्च में रहे थे। और अब बात करेंगे हम अप्रैल के कौन रहे हैं, तो बाबर आजम से एक बात और प्रश्न समझ लीजिएगा आप लोग। बाबर आजम जो है वे पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ी है, और बाबर आजम को पाकिस्तान का विराट कोहली भी कहा जाता है। जैसे भारत के पास विराट कोहली है, ऐसे ही विराट कोहली कहा जाता है बाबर आजम को, जो कि पाकिस्तान का विराट कोहली कहा जाता है। तो ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद बात करेंगे जानकारियां और, तो वही बात है, ये तो हमने कह दिया पाकिस्तानी तो प्लेयर ऑफ द मंथ है मेल, पुरुष। लेकिन अगर महिला खिलाड़ी की बात करी जाए तो ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हिली विकेट कीपर बल्लेबाज है, जो कि मंथ ऑफ द अप्रैल मंथ रही है, मंथ ऑफ द प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल महिला खिलाड़ी। जनवरी फरवरी मार्च के बारे में आपको बता चुका हूं, लेकिन जनवरी की महिला खिलाड़ी कौन थी? शबनम स्माइल। फरवरी की महिला खिलाड़ी कौन थी? टैमी ब्यूमोंट। और मार्च की महिला खिलाड़ी कौन थी? लिजेल ली। तो ये जानकारियां है जो कि मैंने आपको आईसीसी की भी जानकारी दी, साथ साथ में सारे के सारे प्रश्नों की जानकारी भी दे दी है। अब 3 प्रश्नों के पश्चात है आपका चौथा प्रश्न, ये भी क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। कौन सा प्रश्न है? प्रश्न ये है कि 1975 के बाद, 1975 के बाद भारत की क्रिकेट टीम में पहला पारसी खिलाड़ी कौन बना है? कौन ऐसा खिलाड़ी है जिसको भारत की टीम में 1975 के बाद में पहला पारसी खिलाड़ी जिसकी एंट्री हुई है? तो ये कौन बने? 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से आप लोगों ने बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो इस प्रश्न का आंसर सटीक रहेगा। तो यहां से देख लीजिएगा, अर्जन नगवासवाला। तो देखिएगा, अर्जन नगवासवाला जो है उनको वे पहले खिलाड़ी हैं जो कि 1975 के बाद से देश के पहले पारसी खिलाड़ी जिनको भारत देश की टीम में, क्रिकेट टीम में जगह मिली। अब यहां से एक बात और समझेंगे कि 1975 के बाद से, लेकिन महिला खिलाड़ी तो खेल चुकी है, महिला खिलाड़ी तो 1993 तक खेल चुकी है पारसी। तो उन सब के बारे में बात करेंगे। पहले यहां से जानकारियां समझ लीजिएगा कि जो अर्जन नगवासवाला है वे गुजरात के खिलाड़ी है, 23 वर्षीय खिलाड़ी है और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज है। दूसरी बात यह है कि उन्हें साउथहैम्पटन, जो कि अब इंडिया का न्यूजीलैंड के साथ में विश्व टेस्ट मैच होने वाला है, जो विश्व टेस्ट मैच होने वाला है, चैंपियनशिप होने वाली है, इस मैच के फाइनल के लिए भारत की टीम में जगह मिली है। लेकिन 11 खिलाड़ियों में उनको जगह नहीं दी गई है, बल्कि उन्हें एक रिजर्व खिलाड़ी के रूप में, मतलब आरक्षित खिलाड़ी के रूप में जगह दी गई। अब आरक्षित खिलाड़ी का मतलब क्या है? आरक्षित खिलाड़ी का मतलब सिंपल सा है कि जो 11 खिलाड़ी जो खेलने वाले हैं, अगर इनमें से कोई भी खिलाड़ी असमर्थ होता है खेलने में, चोटिल हो जाता है या बीमार हो जाता है, किसी तरह से तबीयत खराब होती है, तो उस खिलाड़ी के जगह पर ये आरक्षित खिलाड़ी जो है ये उस खिलाड़ी का स्थान ले लेता है। बात करेंगे यहां से कि इससे पहले फारूक इंजीनियर, ये खिलाड़ी का नाम है, जो कि 1975 में भारत के लिए अपना अंतिम टेस्ट मैच खेले थे, जो पारसी थे। ये तो हुई पुरुष खिलाड़ी के लिए बात। लेकिन महिला के बारे में बात करेंगे तो महिला टीम में डायना एडुल्जी थी, जिन्होंने जुलाई 1993 में पहला मैच, अपना आखिरी मैच
भारत के लिए खेला था। तो ये दोनों जानकारी और भी इंपॉर्टेंट रहेंगी, आपने इसी प्रकार से प्रश्नों को तैयार भी करते रहना है, ठीक है। तो 4 प्रश्न आप लोगों के यहां से तैयार हुए। 5वां प्रश्न और देख लीजिएगा। 5वां प्रश्न आप लोगों के लिए है कि ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स, ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स जारी किया गया है, जिसमें सबसे खराब प्रदर्शन की बात हो रही है कि सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला शहर कौन सा है। अब ऐसा कौन सा सिटी है जिसने सबसे खराब प्रदर्शन किया है। तो ये 4 ऑप्शन रहे आप लोगों के पास, यहां से जल्दी से ऑप्शन दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। उसके बाद में देखिएगा कि न्यूयॉर्क ऐसा शहर रहा है जिसने की सबसे खराब प्रदर्शन किया है, जिसने सबसे खराब प्रदर्शन किया है। तो यहां से ये जानकारियां मिल गई। अब यहां से देखिएगा, ऑप्शन बी में लिखा है दिल्ली, दिल्ली का इसमें रहा 32वां स्थान। तीसरे ऑप्शन पे लिखा है मुंबई 36वां स्थान। चौथे पर रहा है बंगलुरु जो कि 40वां स्थान, बेंगलुरु कर्नाटका में है जिसको कौन सा स्थान मिला है, 40वां स्थान मिला है। तो ये तो हमने ऑप्शन से पढ़ ली। अब यहां से देखिएगा कि ये जो ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स है, ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स है, ये किसके द्वारा जारी किया गया है। तो ये लंदन स्थित संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक जो है ये लंदन में स्थित है, जो कि संपत्ति सलाहकार है, इसके द्वारा ये जारी किया गया है। तो ये तो जानकारी आपको यहां से मिली। अब देखिएगा कि शीर्ष स्थान पर, पहले स्थान पर कौन सा रहा है, पहले स्थान पर कौन सा शहर रहा है। तो सबसे पहले शंघाई, ग्वांगझू और शेंजेन, ये तीनों के तीनों जो शहर हैं, ये तीनों के तीनों संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहे हैं। और पहले स्थान की अगर हम बात करें तो ये तीनों ही शहर कौन से देश के हैं, ये तीनों ही शहर चीन देश के हैं। तो ये जानकारी आपको मिली। साथ में आगे देखिएगा कि सबसे कमजोर या सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला शहर कौन सा रहा, न्यूयॉर्क। मैं बता चुका हूं, दिल्ली का 32वां, मुंबई का 36वां, बेंगलुरु का 40वां स्थान रहा। और एक बात और यहां से समझ लीजिएगा कि ये जो इंडेक्स है ये स्थानीय मुद्रा में प्रमुख आवासीय कीमतों में से एक मूल्यांकन आधारित सूचकांक ट्रैकिंग कार्यक्रम होता है। ये जानकारी आपको मिली। लेकिन देखिएगा ये जारी किसके द्वारा किया गया है, नाइट फ्रैंक के द्वारा। तो नाइट फ्रैंक के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि मैं बात करूं आपसे नाइट फ्रैंक इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है, इसके सीएमडी मतलब कि अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है, शिशिर बैजल जो है वे इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है। साथ साथ में इसका मुख्यालय कहां पे है, इसका मुख्यालय है लंदन कहां है, यूनाइटेड किंगडम में, यूके में स्थित है। और इसकी स्थापना होती है 1896 में। तो ये जानकारी आपको इस प्रश्न से मिल जाती है। साथ साथ में हम बढ़ेंगे। अब 5 प्रश्नों के पश्चात हम बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। तो आज का क्या प्रश्न है, आज का प्रश्न है कि जोधपुर के मियो का बारा एक रेलवे स्टेशन है और इस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया। तो जैसा कि आपको पता है कि जब से बीजेपी सरकार आई है, जब से बीजेपी भारतीय जनता पार्टी आई है, बहुत से स्थानों का नाम परिवर्तित किया गया है। उसके पुराने नाम या उसके आसपास के नाम से उनको जोड़ा जा रहा है। तो ये अब इसी सीरीज में एक और नाम बदल दिया गया है, जिसका आंसर आपने अपने कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद में बढ़ते हैं कल के प्रश्न की तरफ। तो देखिए कल आपसे प्रश्न पूछा गया था कि एलिफेंट इन द बॉम्ब पुस्तक किसने लिखी है। तो आप सभी का बिल्कुल सही जवाब आया, जिसका आंसर आया कल्कि कोचलिन, जो कि बॉलीवुड की अभिनेत्री है। अब यहां से देखिएगा जो सबसे अच्छे 2 जवाब आए मैंने आपके सामने रखे हैं। सबसे पहले धीरज चौबे, उनका शायद ये पहला जवाब है। उन्होंने लिखा है कि बॉलीवुड अभिनेत्री कल्कि कोचलिन ने अपनी पहली पुस्तक एलिफेंट इन द बॉम्ब के साथ एक लेखक के रूप में शुरुआत कर रही है। यह पुस्तक, जिसे अभी जारी किया जाना है, मातृत्व पर एक सचित्र नॉन फिक्शन पुस्तक है। यह वलेरिया पोलिनेचको द्वारा सचित्र है और पेंगुइन रैंडम के द्वारा इसे क्या किया जाएगा, प्रकाशित किया जाएगा। साथ साथ में इस पुस्तक में गर्भावस्था, गर्भवती माताओं के मातृत्व के बारे में सारी जानकारियां दी जाए। तो बहुत अच्छा जवाब है। सेम ऐसा ही जवाब दिया है प्रशांत शर्मा ने। प्रशांत शर्मा लगातार प्रश्न का जवाब देते हैं। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को, सेम जानकारी दोनों ने एक जैसी दी है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। उसके पश्चात बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे है कि
कि 25वीं बार एवरेस्ट फतेह कर रिकॉर्ड किसने बनाया। तो 25 बार एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाले व्यक्ति कौन बने। तो 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से देखिएगा कि कामी रीता जो है नेपाल के व्यक्ति है जो कि 25वीं बार कि कहां पर एवरेस्ट जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में जो बात करेंगे हम कि जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत की शाखा के रूप में होती है एवरेस्ट की चोटी, जिस पर कामी रीता जो है वे चढ़े हैं 25वीं बार। तो ये जानकारी आपको यहां से मिल जाती है। उसके बाद में बात करेंगे इस प्रश्न की जानकारी चारों ऑप्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जुनको ताबे। जुनको ताबे कौन है। वे एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला थी, विश्व की पहली महिला जो कि एवरेस्ट पर चढ़ी थी। कौन, अब तो मृत्यु हो चुकी है उनके 77 वर्ष की उम्र में। दूसरे अंशु जामसेम्पा जो कि भारतीय है और कितनी बार चढ़ चुके हैं, 4 बार एवरेस्ट फतेह कर चुके हैं। यहां से अरुणिमा पहली ऐसी लड़की है जो कि दिव्यांग महिला जो कि एवरेस्ट पर चढ़ गई है। मैं आपसे शायद पहले इस बारे में जीएस की क्लास में बात कर चुका हूं कि जो अरुणिमा है उनको रेल से धक्का दे दिया गया था कुछ लोगों के द्वारा, जिसके बाद उनके पैर खराब हो गए थे, कटवा दिए गए थे। उसके बाद भी उन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया है। तो ये सब बहुत बड़ी बात है। इसके बाद बात करते हैं इसी प्रश्न की और जानकारी। देखिएगा, अगर हम बात करें नेपाल के कामी रीता के बारे में तो वे 51 वर्षीय हैं और उन्होंने सबसे पहले 1994 में 1994 में पहली बार वे एवरेस्ट पर चढ़े थे। तो ये जानकारी आपको मिली। साथ साथ में देखिएगा कि माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम अगर हम पढ़ने की कोशिश करें या पढ़ने चाहें तो सागर माथा। जिस प्रकार से हम एवरेस्ट चोटी कहते हैं भारत में, इसी प्रकार से हम माउंट एवरेस्ट कहते हैं इस भारत में, तो नेपाल में इसको कहते हैं सागर माथा। बात करेंगे तिब्बत का नाम क्या है। तिब्बत का नाम है इसी माउंट एवरेस्ट का ही चोमोलुंगमा। चोमोलुंगमा जो है वो तिब्बत देश में कहा जाता है, सागर माथा जो है वो नेपाल देश में कहा जाता है और इसकी ऊंचाई जो है 8,849 मीटर। देखिएगा, ये थोड़ा सा प्रश्न आपका अच्छा रहेगा। पहले हम पढ़ते थे 8,848 मीटर, लेकिन आपको याद होना चाहिए मैंने आपसे दिसंबर 2020 में बताया था कि नेपाली सरकार ने ये कहा है कि जो ये चोटी है ये 0.186 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई में वृद्धि हुई है। तो अब इसकी जो ऊंचाई है वो कुल ऊंचाई हो गई है 8,848.86 मीटर। इसलिए मैंने इसको लिख दिया 4849 मीटर। इस बात को आप लोग समझ पाएंगे। उसके बाद में देखिएगा, बता चुका हूं कि दिसंबर 2020 में, ये तो मैंने पहले आपसे बता दिया कि दिसंबर 2020 में घोषणा करी थी, आप पढ़िएगा कि इसको 0.86 सेंटीमीटर जो है इसमें वृद्धि कर दी गई है। ठीक है, तो ये जानकारी आपको छठे प्रश्न से मिली। उसके बाद में देखिएगा 7वां प्रश्न कि किसके द्वारा कोवी वैन हेल्पलाइन, किसके द्वारा कोवी वैन हेल्पलाइन जो है ये सेवाएं शुरू करी गई। कोवी वैन हेल्पलाइन सेवाएं जो है ये किसके द्वारा शुरू करी गई। तो 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से आप लोगों ने बताना है कि किसके द्वारा कोवी वैन हेल्पलाइन जो है ये शुरू करी गई। तो यहां से देख लीजिएगा, दिल्ली पुलिस, यानी कि इस प्रश्न का जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ए यानी कि दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस ने अब ये जो सेवा है कोवी वैन हेल्पलाइन सेवा ये शुरू कर दी है। तो ये बात तो यहां से मिली। लेकिन देखिएगा, चारों जो पुलिस है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन चारों के बारे में मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। देखिएगा, सबसे पहले हम बढ़ेंगे हरियाणा पुलिस के बारे में। तो हरियाणा पुलिस, जब हरियाणा और पंजाब राज्य अलग अलग हुए थे 1 नवंबर 1966 को, तो उसी दिन को हरियाणा पुलिस का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। इसके डीजी की बात करें, महानिदेशक की बात करें, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की बात करें, डीजीपी की बात करें तो मनोज यादव आईपीएस अधिकारी जो कि इसके डीजी हैं। बात करते हैं यूपी पुलिस, 1863 में गठन हुआ था। डीजीपी कौन है, हितेश अवस्थी। हितेश अवस्थी जो है वे इसके डीजी हैं या डीजीपी हैं। उसके बाद में चौथा ऑप्शन है कि गुजरात पुलिस। गुजरात पुलिस जो है वो 1 मई 1960 में गठन हुआ था। डीजीपी कौन है, आशीष भाटिया। तो ये तो हमने छोटी छोटी जानकारी यहां से पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे इस प्रश्न के बारे में। देख लीजिएगा
कि दिल्ली पुलिस के द्वारा शुरू करी गई। अब ऐसे में क्या है, देखिएगा एक गाड़ी इस प्रकार की एक वैन तैयार करी गई है। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति जो वृद्ध व्यक्ति, जो जरूरतमंद व्यक्ति हैं, जिनको किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए, मान लो आप सामान नहीं ले पाते हैं शॉप से बाहर जा करके, या आपको कोविड टेस्ट करवाना है, किसी भी प्रकार की अगर आपको हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर दिल्ली पुलिस द्वारा जारी कर दिए गए हैं और हेल्पलाइन नंबर में आप फोन कर लीजिएगा। ये हेल्पलाइन नंबर भी इसमें दिखा रखे हैं, यहां पे आप कॉल करिएगा, वैन आपके सामान पहुंचाएगी या आपकी जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी आपकी। तो ये कोवी वैन हेल्पलाइन है, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा कि दिल्ली पुलिस के द्वारा शुरू करी गई। तो दिल्ली पुलिस के बारे में देख लीजिएगा, इसकी स्थापना 1861 में हुई, लेकिन दिल्ली पुलिस के रूप में 16 फरवरी 1948 में इसकी गठन किया गया था। कमिश्नर ऑफ पुलिस वही कौन है, एस.एन. श्रीवास्तव। एस.एन. श्रीवास्तव जो है वे कमिश्नर ऑफ पुलिस है। एक बात और ध्यान रखिएगा, दिल्ली पुलिस के बारे में ये बात बहुत जरूरी है, क्योंकि सभी राज्यों की जो सरकार है, वो सभी राज्यों की जो पुलिस है वो अपने राज्य सरकार को रिपोर्ट करती है, लेकिन दिल्ली पुलिस ऐसी पुलिस है जो कि अपने राज्य को, मतलब केंद्र शासित प्रदेश को, दिल्ली सरकार से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो बल्कि केंद्र को अपने रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, मतलब कि वो केंद्र के अधीन है। बाकी सभी राज्यों की जो पुलिस है वो राज्य के अधीन है, लेकिन जो दिल्ली पुलिस है ये भारतीय केंद्र सरकार के अधीन न होकर के ये गृह मंत्रालय के अधीन है, बाकी सभी राज्य के अधीन होती है। तो ये खास बात है दिल्ली पुलिस के बारे में, ठीक है। तो ये बात आप लोग देख लीजिएगा, हल्का हल्का आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप इसका पूरा पीडीएफ आप ले लीजिएगा। मैंने बता रखा आपको, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, टेलीग्राम भी है, फेसबुक भी है, सब कुछ ज्ञानकोश के नाम से ही है। अगला प्रश्न है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टॉप करंट अफेयर में आने वाला प्रश्न है कि मैड्रिड ओपन खिताब 2021, मैड्रिड ओपन खिताब 2021 के विजेता विनर कौन बने हैं। तो 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, यहां से आपने बताना है कि भाई कौन है जो इसके विजेता बने हैं। तो विजेता बने अलेक्जेंडर ज्वेरेव, यानी कि इस प्रश्न का आंसर जो है वो कौन सा होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा ए। यहां से एक बात और देख लीजिएगा, किसको हराया है, तो उन्होंने मैटेओ बैरेटिनी को हरा करके अब अलेक्जेंडर ज्वेरेव जो है वे अब इसके विजेता बने हैं। बात करते हैं पूरी जानकारी, देख लीजिएगा कि उनका ये दूसरा मैड्रिड खिताब है। कौन सा खिताब है, तो बात करेंगे यहां से, उनका दूसरा खिताब है, दूसरा है 2021 में। तो पहला खिताब उन्होंने कब जीता था, तो पहला खिताब जो था 2018 में उन्होंने जीता था। उसके बाद एक बात और देखिए, हराया किसको है, मैटेओ बैरेटिनी को उन्होंने हराया है। इसके साथ में ये तो पुरुष की बात हुई, लेकिन अब हम महिलाओं की भी बात करेंगे। तो महिला एकल खिताब विजेता बनी एरिना सबलिंका। मैंने कल आपसे ये प्रश्न पे चर्चा कर ली थी कि एरिना सबलिंका जो कि बेलारूस की है, वो महिला विजेता बनी है। उन्होंने विश्व में 7वें नंबर की खिलाड़ी, अगर एरिना सबलिंका की बात करें तो विश्व के 7वें खिलाड़ी है और उनके कैरियर का 10वां एकल खिताब है। उसके बाद में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी को हरा है। 2 प्रश्न हो कि महिला युगल में, महिला युग मतलब महिला जोड़े में कौन कौन विजेता रही। चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिकोवा और कटरीना सिनियाकोवा, दोनों की दोनों पुरुष महिला खिलाड़ियों में युगल में विजेता बनी है। और उप विजेता मतलब उनको हराया किन्होंने है, तो कनाडा की गैब्रिएला डाब्रोवस्की और फ्रांस की डेमी सूरस, इन दोनों को हरा करके महिला युगल की विजेता बनी। तो ये जानकारी आपको मिली। उसके बाद है आपके सामने 9वां प्रश्न कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं। कार्यकारी निदेशक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कौन बने हैं, तो यहां से देख लीजिएगा 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। ऑप्शन ए जोश जे कटूर जो है वे इसके अब कार्यकारी निदेशक बने हैं, लेकिन तीनों के तीनों बड़े इंपॉर्टेंट नाम है। यहां से इनके बारे में भी हम जानकारियां पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि जो एसएस मल्लिकार्जुन राव है वे पीएनबी मतलब पंजाब नेशनल बैंक, वे पंजाब नेशनल बैंक के सीईओ है, मतलब मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। बात करेंगे एएस राजीव जो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सीईओ हैं। चौथे नंबर पे है श्री महाबलेश्वर जो कि कर्नाटक बैंक के सीईओ है। तो ये 3 जानकारियां तो हमें यहां से मिली, तीनों ऑप्शन से पढ़ लिया, साथ साथ में जोश जे कटूर के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो ये जानकारी हमने यहां से मिली। अब हम प्रश्न की तरफ चलते हैं, देख लीजिएगा कि अगर हम बात करें जोश जे कटूर की,
तो वे मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, कॉर्पोरेट रणनीति और बजट विभाग की देखभाल करेंगे। किस विभाग की देखभाल करेंगे या किस विभाग के लिए उनकी नियुक्ति करी गई है? तो वे मानव संसाधन प्रबंधन विभाग में उनकी नियुक्ति करी गई है। इससे पहले किसका पद पर थे? तो वे कर्नाटक क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में आरबीआई के बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यकाल का नेतृत्व कर रहे थे। तो ये सारी जानकारियां हैं जो कि मैंने आपको यहां से दी है। अब थोड़ी सी जानकारी और देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट जानकारी है। आरबीआई, आरबीआई मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1 मई 1935 को इसकी स्थापना करी गई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय या शुरू से ही मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके 25वें गवर्नर देख लीजिएगा, मैं बात कर रहा हूं 25वें गवर्नर, तो कौन है? शक्तिकांत दास। 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि वो तो 25वें हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि पहले गवर्नर कौन है? तो पहले गवर्नर जो आरबीआई के थे वो थे सर ओसबोर्न स्मिथ। ओसबोर्न स्मिथ जो थे वो पहले थे। 800 से ज्यादा दिनों तक वो इस पद पर रहे थे और उन्होंने 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक का कार्यभार उन्होंने संभाला था। तो ये जानकारी आपको यहां से मिली। उसके बाद आज के अंतिम प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है कि भारत में अंतरिम अमेरिकी कार्यदूत या राजदूत कौन बने हैं? भारत में अमेरिकी कार्यदूत कौन बने हैं, राजदूत कौन बने हैं? तो यहां से ऑप्शन 4 है आप लोगों के पास। 4 ऑप्शन में देखिएगा डैनियल स्मिथ, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अब एक बात और देख लीजिएगा, ये पद जो है ये डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति पद से हटे थे, जब डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो हटे थे राष्ट्रपति पद से, जब जो बिडेन राष्ट्रपति बने थे अमेरिका के, उस समय से ही ये पद जो था, ये जो अमेरिकी कार्यदूत राजदूत का पद जो था ये खाली पड़ा था। इस खाली पद को भरने के लिए अब आए हैं कौन? डैनियल स्मिथ। बात कर लेते हैं पूरी। पहले तो 4 ऑप्शन के बारे में। तो प्रदीप कुमार रावत कौन है? वे नीदरलैंड में भारत के राजदूत हैं। विजेंद्र कुमार पाल कौन है? वे केनिया में भारत के उच्चायुक्त है, राजदूत है। संतोष झा कौन है? बेल्जियम में भारत के राजदूत है। तो ये तो 3 राजदूत और पढ़ लिए। साथ साथ में हमने ये भी पढ़ लिया कि भारत में अमेरिका का कौन है, ये भी पढ़ लिया। अब हम इस प्रश्न की थोड़ी जानकारी और देख लेते हैं। देख लीजिएगा कि डैनियल स्मिथ है, इससे पहले भी विदेशी सेवा संस्थान के निदेशक थे। भारत में अमेरिकी राजदूत का पद जो है वो 20 जनवरी 2021 से रिक्त था, खाली था। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं, जब से जो बिडेन सरकार आई है उसके बाद से वो पहले